हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी केमिस्ट्री सीरीज़ के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आते होंगे पिछले, और आज का भी लेक्चर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा है आवर्त सारणी, जो कि एक लेक्चर हमने देख लिया है, एक वीडियो हम सभी तक पहुंच चुका है, आवर्त सारणी एक परिचय। तो पिछले लेक्चर में हमने आवर्त सारणी में आवर्त सारणी क्या होता है, क्यों ज़रूरी है वो, क्या अध्ययन है उसका, आधुनिक रूप क्या है, कितने वर्ग हैं, क्या समूह है, ये सब हमने देखा था। आज हम देखेंगे इसी आवर्त सारणी को पहचानेंगे कि क्या होता है। तत्व तो हैं, लेकिन हमने ये भी देखा था कि उसमें तत्वों के कई प्रकार हैं, कुछ धातु हैं, कुछ अधातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ हैलोजन है, निकोटिजन है, इस तरह से हैं। तो आज हमारे लेक्चर में हम ये सब देखेंगे। तो मैं आप सभी से सबसे पहले बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप वीडियो अंत तक देखें और अंत में अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें सही दिशा मिल सके कि हमें आगे और क्या और कैसे करना है। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चूँकि हम बता ही चुके हैं हमारे चैप्टर का या इस लेक्चर का नाम क्या होगा, आवर्त सारणी को पहचाने या जाने। तो सबसे पहले जब फ्रेंड्स ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो आप हमारी थंबनेल देखेंगे। थंबनेल में आवर्त सारणी होगी और उसी आवर्त सारणी के अनुसार, या हम ये मानेंगे कि वो आवर्त सारणी हमने अपने सामने रखी है और उस आवर्त सारणी को देखकर हम अभी का अध्ययन कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगी कि जब भी आप हमारा वीडियो आप तक पहुँचे तो आप थंबनेल को ध्यान से देखें, और इस वीडियो के बीच में हम जो भी बोले आप एक बार उस इमेज को ज़रूर ध्यान में दें। और इस लेक्चर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो याद करना होगा, लेकिन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुत सारे प्रश्नों को कवर करेगा। तो फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करें, याद करने की नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा थंबनेल में जो आवर्त सारणी का इमेज है उसे ध्यान में देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आवर्त सारणी में तत्व रखे गए हैं, तत्वों के परमाणु क्रमांक लिखे गए हैं, और फ्रेंड्स उस इमेज को आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान आएगा कि जो तत्वों के परमाणु क्रमांक रखे गए हैं, जैसे हीलियम का 1 है तो वो ब्लैक कलर में लिखा गया है। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु क्रमांक ग्रीन कलर में लिखे गए हैं, और कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके परमाणु क्रमांक रेड कलर में लिखे गए हैं। तो इनका मतलब क्या है हम ये जानते हैं। तो काले कलर में जिन परमाणु क्रमांकों को लिखा गया है और उस डिब्बे में जो धातु नहीं कहेंगे, जो तत्व रखा गया है वो कैसे हैं, वो ठोस तत्व हैं, अर्थात उनकी अवस्था कैसी है, ठोस अवस्था। तो हम जानते हैं ठोस, द्रव, तरल मुख्य रूप से, और दो और हैं जो कि हमने पढ़े हैं, तो आज उसके बारे में नहीं जानना है। और जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक हरे कलर में लिखे गए हैं वो तत्व द्रवीय अवस्था में है, अर्थात उनकी जो अवस्था है वो द्रव रूप में है। इसी प्रकार लाल कलर में कुछ तत्वों के परमाणु क्रमांक हैं और ये तत्व होंगे गैसीय रूप में, अर्थात गैस फॉर्म में। अर्थात उन तत्वों जिनके परमाणु क्रमांक आपको इस थंबनेल के इमेज में या थंबनेल में लगे आवर्त सारणी में लाल कलर में लिखे तत्वों के परमाणु क्रमांक दिखेंगे, तो वो तत्व हमें समझ जाना है कि गैस है। तो फ्रेंड्स, इतने पे आप वीडियो पॉज करें और सबसे पहले एक बार इमेज को देखें और थोड़ा सा जानने की अपने मन में
एक तरह से एक इमेज बनाने के लिए आप देखें कि आपको कौन कौन से तत्व ठोस दिख रहे हैं, कौन कौन से तत्व द्रव दिख रहे हैं और कौन कौन से तत्व गैस रूप में दिख रहे हैं। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल में, हमारी इमेज में, हर इमेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो हम जिस इमेज की बात करें उसके अनुसार हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। अब तुलनात्मक रूप से कोई और भी ध्यान दे सकते हैं। तो ये रहा, और ये किस डिग्री सेल्सियस या किस तापमान पर ऐसी अवस्था में है। हो सकता है ठोस रूप में है, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो वो द्रव रूप में भी आएंगे, और बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए तो गैस रूप में भी होंगे। तो जिस पे हम अध्ययन कर रहे हैं या जिसको हम जान रहे हैं वो किस टेम्परेचर पे है, तो ये है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। हमने जो कहा कि ये ठोस अवस्था में है, गैस में है, द्रव में है, तो ये किस तापमान पर हम देख रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये तो हम जानते ही हैं कि तापमान के घटने या बढ़ने से अवस्था का परिवर्तन हो जाता है। तो हम ये नहीं कहते कि जिस तत्व को हम इस पीरियोडिक टेबल में ठोस बता रहे हैं उसे द्रव रूप में नहीं प्राप्त किया जा सकता किसी अदर टेम्परेचर पर। तो हम किस टेम्परेचर पे अध्ययन कर रहे हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और इस डिग्री सेल्सियस पे वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक काले कलर की स्याही से लिखा गया है हमारी इमेज में, वो ठोस है, हरे वाले द्रव है और लाल वाले गैस है। तो इतना हमारा क्लियर हुआ। इतने हमें कुछ भी याद नहीं करना है, लेकिन हमारी परीक्षाओं से संबंधित हमारे मन में एक विकास जरूर होगा। तो इतने पे आप वीडियो जरूर पॉज करें और एक बार उस इमेज को या अपने पास रखे पीरियोडिक टेबल को अवश्य देखें। मेरा ये आपसे बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप ये काम जरूर करें, अन्यथा उचित लाभ नहीं मिल पाएगा इस लेक्चर का आप सभी को। तो प्लीज़ डू इट। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी इमेज में जब तत्वों को रखा गया है तो डिब्बे बने हैं इस तरह के। कुछ डिब्बे इस तरह के हैं, कुछ इस तरह के हैं, और कुछ इस तरह के हैं। अब कहेंगे फ्रेंड्स इन लाइनों में, इसमें और इसमें क्या अंतर है? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े डैश वाले चिन्ह हैं, यहाँ भी बड़े बड़े डैश वाले चिन्ह हैं, लेकिन बाकी इधर बहुत छोटे छोटे बारीक हैं। तो जिन तत्वों को हम इन डिब्बों में दिख रहा है, हमें पेन की स्याही चेंज कर लेनी चाहिए थी, सॉरी, क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में देख रहे हैं और वो ब्लैक में बना हुआ है, तो हमें भी ब्लैक से ही यूज़ करना चाहिए। तो ये ऐसे डिब्बों में जो तत्व हमें दिखाई दे रहे हैं वो आदि तत्व हैं। आदि तत्व अर्थात प्राकृतिक तत्व है। वो हमें प्राचीन टाइम से ही, भले खोज जब हुई हो, खोज का टाइम अलग अलग रहा होगा, हमें एक साथ सारे तत्व नहीं मिले होंगे, लेकिन प्रकृति में वो पहले से मौजूद थे या प्राकृतिक घटनाओं के द्वारा खुद से बनते हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि इस तरह के डिब्बे में रखे गए हैं, या हमें दिखेंगे जब आप इमेज को ध्यान से देखेंगे। तो ऐसे में जो तत्व हैं वो हैं रेडियो 6 तत्व, अर्थात रेडियो धर्मी क्रियाओं के माध्यम से या उनके अपघटन के फलस्वरूप जो तत्व प्राप्त हुए हैं वो है इन डिब्बों में ऐसे तत्व, इन्हें कहेंगे रेडियो 6 से प्राप्त तत्व। हमने अधूरा शब्द लिखा, उसके लिए सॉरी। अर्थात रेडियो धर्मी क्रियाओं के फलस्वरूप जो तत्व प्रकृति में बने हैं वो होंगे इस डिब्बे में।
और फिर यहाँ ये बारीक हैं और इनमें है कृत्रिम तत्व। इन डिब्बों में जो भी तत्व हैं वो कृत्रिम है। कृत्रिम अर्थात मानव, सीधे सीधे साधारण मानव तो नहीं, जो रसायनज्ञ हैं, जो केमिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे हैं, काम करते हैं, ये किसी प्रकार मानव द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात कृत्रिम है। और इसीलिए फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कहा था कि आवर्त सारणी अब पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि आगे भी तत्वों की खोज होगी। कुछ प्राकृतिक तत्व मिलेंगे जो कि प्रकृति नहीं दिया होगा और अब तक हमें मालूम नहीं है। कुछ ऐसे नए तत्व बनेंगे जो रेडियोधर्मी क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होंगे, और कुछ ऐसे तत्व होंगे जिन्हें कृत्रिम रूप में प्राप्त किया जाएगा। इसलिए हमारी आवर्त सारणी अभी पूरी तरह, अभी क्या कभी भी परिपूर्ण नहीं है। उसका रूप कुछ सालों में, कुछ सदियों में बदलते रहेगा, जब हम और नए तत्वों को उसमें जोड़ेंगे तब। तो ये दो चीज़ें हमने देखा, ये आवर्त सारणी के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये भी आप उस इमेज में या अपने पास रखिए, पीरियोडिक टेबल में जरूर ध्यान दें कि ऐसे डिब्बे किधर कहाँ हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि सभी तत्व को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। या कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि कक्षकों में प्रवेश करते हैं। तो कौन से तत्व किस कक्षक में प्रवेश करते हैं, ये हम देखेंगे कि किस ग्रुप के तत्व आते हैं। तो कक्षक थे S, P, D और F। और हमने ये भी देखा था कि S कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, P कक्षक में 6, D में 10 और F में 14। इतने अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप बटे हुए हैं कि S कक्षक वाले हैं या S ग्रुप वाले हैं, P ग्रुप वाले, D या F वाले, तो ये भी हमने देखा था कि संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये निर्धारित होता है कि पीरियोडिक टेबल में कौन से तत्व किस कक्षक वाले ग्रुप में होंगे। तो संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन परमाणु है, और ये नाभिक है, ये कक्षक हैं जहां इलेक्ट्रॉनों का वितरण है। जो कोई भी जिस परमाणु को हमने लिया है, जिस परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन कर रहे हैं, सबसे बाहरी कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसके आधार पर निर्धारित होता है कि किस कक्षक में वे तत्व रखे जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमने कोई परमाणु लिया जिसके इतने सारे कक्षक हैं, और सबसे बाहरी वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2। तो अधिकतम 2 या 1 हो तो वो किस में जाएंगे, S कक्षक में। इसी प्रकार आवर्त सारणी में वर्गीकरण है जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन से वर्ग के तत्व S में आएंगे, S कक्षक में, कौन से वर्ग के तत्व P, D या F में। तो S कक्षक में वर्ग 1 और 2 के तत्व S कक्षक में आते हैं। या पीरियोडिक टेबल में देखिए, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था कि 36 रेखाएं जो हमें प्राप्त हो रही है पीरियोडिक टेबल में, 36 लाइन जो प्राप्त हो रही है वो है आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर लाइन प्राप्त हो रही है, जो प्राप्त होती है, यहाँ इस तरह से तत्व हैं, टेबल बने हुए हैं, तो ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन प्राप्त होती है ये है वर्ग। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, इससे संबंधित कुछ विशेषताएं भी देखी थी। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर हमारा जरूर देखें। तो ये जो वर्ग हैं, ये कितने वर्ग हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, 1, 2, 3, इसी तरह 18 वर्ग हैं। और आवर्त कितने हैं, 7। तो
वर्गों के आधार पर ये कक्षकों को बांटा गया है। तो S कक्षक में कौन कौन से वर्ग के तत्व आएंगे? वर्ग 1 और 2। तो आप इमेज देखिए पीरियोडिक टेबल का, और उसमें वर्ग 1 और 2 के तत्व देखिए, तो आपको 2 इस तरह के ऊर्ध्वाधर लाइनें मिलेंगी, आकार में छोटी बड़ी हो सकती है, या आप इमेज देखें तो वर्ग 1 और 2 के तत्व कौन से कक्षक के तत्व हैं? S कक्षक में। और ये पहला हुआ। दूसरा, पहले वर्ग के तत्वों को ही कहते हैं क्षारीय तत्व, और दूसरे वर्ग के तत्वों को कहते हैं क्षारीय मृदा तत्व। तो ये S कक्षक का था। क्षारीय तत्वों की एक और विशेषता होती है कि ये बहुत अधिक सक्रिय होते हैं। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो उनके अंतिम कोश में या संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बचती है 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1, और हमने देखा है कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अगर बाहरी कक्षा में, तो वो S कक्षक में होंगे। तो चूंकि इनका बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अर्थात बहुत ही प्रबल बंध नहीं है, इसी कारण से ये किसी भी अन्य तत्वों के साथ बहुत शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं, अधिक सक्रिय होते हैं, और यही वजह है कि ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। तो ये S कक्षक के तत्व थे, S ग्रुप था। अब P ग्रुप के बारे में हम देखते हैं। तो P ग्रुप में P ग्रुप जिसके बाहरी कक्षा में या इस ग्रुप के तत्वों के संयोजकता कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। 6 की जगह 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा और 6 या उससे कम रहेंगे तो ये किस कक्षक में आएंगे? P कक्षक में। और इस कक्षक में कौन कौन से वर्ग के तत्व आते हैं? तो वर्ग 13 से 18, अर्थात यहाँ जब हम लाइनें देखेंगे तो 13 से 18 के वर्गों के तत्व आएंगे P ग्रुप में, और इनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? 6 5 4 या 3, इतने होंगे। तो जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्योंकि यहाँ कितने वर्ग मिल रहे हैं हमें? 13 14 15 16 17 और 18, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ एक ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ ऐसे। तो जब 13 में होंगे तो यहाँ होगा NS2 NP1। यहाँ P कक्ष में, जब P कक्षक में जाएगा और जो बाहरी कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 रहेगी बाहरी कक्षा में। जब ग्रुप 14 में आएंगे तो NS2 NP2, यहाँ P कक्षक में ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर में कितनी बचेगी? 2। जब 15वें वर्ग में आएंगे, 13 14 देखा, इसमें बाहरी कक्षा में 1, 14 में 2 आएंगे, और 15 में NS2 NP3, इसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार 16वें वर्ग में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहरी कक्ष में, 17वें वर्ग में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहरी कक्ष में, और 18वें वर्ग में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे बाहरी कक्ष में। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, और ये सभी ही किस कक्षक में जा रहे हैं? P में, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन NS2 तो कंप्लीट हो गया है, P में ही जा रहा है, तो ये सभी तत्व किस कक्षक के या किस ग्रुप के तत्व कहलाएंगे? P ग्रुप के। तो हमें ये जानना है कि वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को P कक्षक में स्थान दिया गया है, और इनके अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1, फिर अगले वाले जब 13 से 18 के बीच करेंगे तो 14 में NS2 NP2 आएगा,
अर्थात p कक्षक में ही जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक बढ़ती जाएगी और ग्रुप 18वें वर्ग तक पहुंचने तक ये क्षय हो जाएगा, जो कि p कक्षक का सबसे अधिकतम है। और इसीलिए फ्रेंड्स हम यहाँ ध्यान दें कि हम वर्ग 18 के तत्वों को अक्रिय तत्व बोलते हैं, अर्थात वो किसी से क्रिया ना करें। तो क्यों ना करें? क्योंकि उन्हें जितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन उनके बाहरी कक्षा में होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं होती। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी देखा समझा है, तो अभी हम उस पर बहुत बात नहीं करेंगे। तो ये हमने देखा s ग्रुप और p ग्रुप। डी कक्षक के या डी ग्रुप के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है और इनके अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं 3D उपकोश में, 4D उपकोश में, 5D उपकोश में और 6D उपकोश में। अब यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर होगी कि अंत में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करने का या इलेक्ट्रॉनों के वितरण का नियम हमने पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था अफबाउ नियम, हुंड का नियम, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत नियम। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए तो सबसे अच्छा नियम है अफबाउ नियम, और सबसे सरल जो हमने पढ़ लिया है। अगर आप तक वो वीडियो भी नहीं पहुंची तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को चेक करें और उसे भी जरूर देखें। तो ये डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। फ्रेंड्स आप जब इमेज देखेंगे तो इमेज के ही बीच में, अर्थात जब पी ग्रुप के तत्वों का डी ग्रुप के तत्वों की श्रेणियां आती हैं तो उनमें 2 डिब्बे ऐसे बीच में मिलते हैं हमें ऊपर नीचे। एक में ऐसे 1 स्टार बना होता है और एक में ऐसे 2 स्टार बने होते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार क्योंकि वहाँ जगह नहीं है एफ ब्लॉक के तत्वों को रखने के लिए, और उसी आवर्त सारणी के बाद हमें जस्ट नीचे में 2 टेबल ऐसे मिलते हैं। तो यहाँ स्टार वाले तत्वों को लिखा जाता है 1 स्टार वाले तत्वों को, यहाँ 2 स्टार वाले तत्वों को। तो ये जो एफ ब्लॉक में पहला आवर्त होता है, यहाँ वाले तत्व होते हैं, इन्हें लेंथेनाइड और दूसरे जो यहाँ वाले तत्व होते हैं इन्हें एक्टिनाइड तत्व कहा जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमने देखा ग्रुप SPDF में किन तत्वों को रखा जाता है, और इसका अध्ययन किया। आगे के लेक्चर में हम आवर्त सारणी के बारे में और अध्ययन करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।